हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 3 है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इतना हमारा जो वर्ल्ड का जो इतना बड़ा रीजन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रीजन है उसके हमने 4 रीजन हमने इसमें क्या किए थे तो डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो अगला जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो अलग अलग कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको जो रीड करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उसमें हमने अलग अलग कंट्री जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स ऐड किए। जैसे कि हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये हमने कहां से लिया था तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये फीचर हमने कहां से लिया था तो ब्रिटेन जो ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया था। तो इसी तरीके से क्या फिर जैसे कि हम बात करें किसकी डीपीएसपी की, ये हमने किससे लिया था तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो इसी तरीके से क्या है हमने अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग सोर्स है तो वो जब हमने अलग अलग कंट्री से के जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे तो आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की। सबसे पहला जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से एक कठोर और एक लचीलेपन का मिश्रण हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये यानी कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट डिस्कस होगा वो हमारा क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है तो एक साइलेंट फीचर है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से एक कठोर और एक लचीलेपन का मिश्रण है, यदि हम बात करें जो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए का एग्जाम्पल के तौर पर, हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी कि ब्रिटिश का। तो इस तरीके से हमने क्या है दो टाइप में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाइड कर दिया था। और यहाँ पे अब हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को 2 और पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है कठोर यानी कि जिसे हम कहते हैं रिगिडिटी, जो कि हमें किस में तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। यानी कि हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो अमेंडमेंट करना है, यानी कि अगर हम उसमें कहें कि इसमें संशोधन करने की बात करें तो वो सबसे ज्यादा क्या है तो कठोर यानी कि कठिन है। कठिन इसीलिए है क्योंकि वहां पे क्या है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा क्या किया जाता है तो किसी भी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करे तो अमेंडमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें कठोर कॉन्स्टिट्यूशन की तो किसमें हमें देखने को मिलता है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये हमें कहां देखने को मिलता है तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी कानून को आसानी से क्या कर सकते हैं तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है और कोई ऐसे ही नॉर्मल कर दिया जाता है, यानी कि 50% स्टेट के द्वारा वोटिंग करने के बाद भी उसे जो कि हमारा एक्ट है उसे हम इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि कहें कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है और कहा जाता है कि जो रिगिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिश्रण भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भी कहा जाता है।
इसका रीजन इसीलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरीके के अमेंडमेंट को क्या कर रखा है, तो मेंशन कर रखा है। अगर हम बात करें आर्टिकल 368 की, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, तो इसमें यह कहा गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, कुछ मैटर जैसे कि कुछ ऐसे मामले होंगे जिसमें स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसमें अमेंडमेंट होगा, जिसमें से क्या है, दो से तीन तिहाई क्या होगा, मेजर वोटिंग होगा, जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी कानून यानी कोई भी एक्ट क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। जैसे कि अगर हम यहां देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है, तो उसमें दो तरीके के अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन वो दोनों अमेंडमेंट का जो तरीका वो क्या है, एक लचीलेपन का तरीका नहीं है। उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, एक कठोरता देखने को मिलती है, यानी कि हम बात करें तो उसमें हमें रिगिडिटी देखने को मिलता है। जैसे कि पहला जो हमारा तरीका है उसमें ये कहा गया है कि जो कुछ प्रावधान संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे जो प्रोविंस है वो किसके द्वारा चेंजेस किया जाएगा, तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा चेंज किया जाएगा, वो भी कहां, तो पार्लियामेंट में, जिसमें कि क्या है, 2/3 मेजोरिटी क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए उस जो प्रोविंस है उसे अमेंडमेंट करने के लिए, कहां, तो दोनों हाउसेस में, यानी कि लोकसभा में भी चाहिए और राज्यसभा में भी चाहिए। जब दोनों हाउसेस में क्या है, 2/2 मेजोरिटी हो गई, स्पेशल मेजोरिटी, तब जाके उस प्रोविंस में यानी कि उस प्रावधान में क्या किया जाएगा, तो संसद जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। ये किस में कहा जाता है, तो ये आर्टिकल 368 में कहा गया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि कुछ प्रोविजन ऐसे होंगे जिसको अमेंडमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और हर स्टेट में कितना, मिनिमम 50% वोट चाहिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों, यानी कि अगर हम बात करें रिगिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, वो दोनों हमें देखने को मिलता है। कारण इसका यही है। अगर हम बात करें जो हमारा आर्टिकल 368 है उसमें यह कहा गया है कि जो संविधान के जो कुछ प्रावधानों को में साधारण जो विधेयी प्रक्रिया के रूप में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, विशेष रूप से यह संशोधन अनुच्छेद 368 में इसको मेंशन नहीं किया गया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें पावर क्या हो, डिवाइडेड हो, और जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग, उसमें मतलब मल्टीपल गवर्नमेंट देखने को मिले। अगर हम बात करें तो मिनिमम उसमें हमें डबल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फिर अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें उसमें क्या रहता है, पावर जो रहता है वो क्या है, डिवीजन देखने को मिलता है, यानी कि जो पावर रहता है वो अपर से लेकर के कहां तक, बॉटम तक क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की बात कर ले या इंडिया की बात कर ले, दोनों में से अगर हम किसी की बात कर ले तो इन दोनों में जो पावर क्या है, दो, उसमें जो गवर्नमेंट है एक तो दो लेवल पे देखने को मिलती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। उसी तरीके से हमारी कंट्री में भी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे देखने को मिलती है। पहला अपर लेवल, यानी कि अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल, दूसरा हमें देखने को मिलता है स्टेट लेवल, और तीसरा हमें देखने को मिलता है लोकल लेवल। लोकल लेवल में क्या देखने को मिलता है हमें, जैसे कि पंचायत। क्यों, क्योंकि ये भी जो है ये निचले स्तर पे हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, एक तो शक्ति का विभाजन हो गया, यानी कि पावर का डिवीजन हो गया ऊपर से नीचे तक, और दूसरा क्या है कि इसमें हमें गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट कितने लेवल पे देखने को मिल रही है, तो 2 लेवल पे देखने को मिल रही है। और तीसरी इसकी क्या फीचर, तीसरा क्या विशेषता रहता है फेडरेशन का, तो इसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। जैसे कि हम बात करें यूएसए का या हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। और चौथा, अगर चौथे फीचर्स की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोर्ट को जो न्यायालय उसको सर्वोच्च माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे न्यायालय वाला नीचे, लेकिन इसमें क्या है, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि संविधान सबसे ऊपर माना जाता है।
और एक जो फेडरेशन है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़ी ही कठोरता से उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स चौथा जो पॉइंट है इसमें मैंने कोर्ट्स कह दिया था, यानी कि न्यायालय कह दिया था। यहाँ पे कोर्ट नहीं बल्कि क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि जितने भी जो फेडरेशन वाली कंट्री है उसमें जो सुप्रीम माना जाता है तो किसको माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम माना जाता है। जैसे कि हम बात करें अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी रिलीजन को सुप्रीम ना मान करके किसको सुप्रीम माना जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्या है, एक फेडरेशन सिस्टम देखने को मिलता है। फिर उसमें जो जुडिशरी है और हमारा जो पार्लियामेंट है वो दोनों क्या है, दोनों अपने अपने स्तर पे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ना जुडिशरी वो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फिर हमें इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलते हैं, ये अपनी कंट्री के लेवल पे दे रखा है। फिर उसमें इमरजेंसी प्रोविजन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में कितने टाइप्स, तो 3 टाइप्स के इमरजेंसी देखने को मिलता है। आर्टिकल 360, 365, हमें ये सारे आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स आप बताइए कि और कौन कौन से आर्टिकल्स में हमें इमरजेंसी देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर्स किसके, फेडरेशन वाले सिस्टम के। अब बात करते हैं जो हमारा यूनिटरी सिस्टम है जिसे हम नॉन फेडरल फीचर्स भी कहते हैं, उसकी विशेषता देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो सेंटर है वो क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है। जैसे कि अब बात करते हैं चाइना के बारे में। अगर चाइना की बात करें तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिटरी यानी कि नॉन फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सेंटर है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। फिर वहां पे भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है और वहां पे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। यहाँ पे जैसे कि हम बात करें एक संविधान रहता है और एक सिटीजनशिप देखने को मिलता है। और इनके संविधान में क्या रहता है, संशोधन करना काफी सरल, यानी कि काफी ज्यादा आसान होता है। और यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं कर सकती है। और स्टेट के अंदर जो भी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, तो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, यूनिटरी सिस्टम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कंट्री में ये दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि फेडरल वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और नॉन फेडरल वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या कहा जाता है, एक क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 में, तो इसमें क्या है, भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया गया। यानी कि हम बात करें हमारी कंट्री को तो किस में डिस्क्राइब किया गया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। जिसका तात्पर्य क्या है, 2 चीजों से। अगर हम इसकी जो बात करें तो इसका जो इंपायर्स है वो कितनी चीज पे, तो 2 चीजों पे है। पहला क्या है, इंडिया में फेडरेशन देखने को मिलता है और इसके रिजल्ट के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है, एग्रीड बाय द स्टेट, जो कि राज्य के द्वारा इस पे एग्रीड यानी कि समझौता किया गया है। और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, नो स्टेट हैज अ राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि किसी भी राज्य को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसी के वजह से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, क्वाज़ी फेडरल कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है, तो केसी के द्वारा क्या कहा गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक क्वाज़ी फेडरल है, जिसमें कि क्या है, फेडरलिज्म यानी कि फेडरल और यूनिटरी दोनों के फीचर्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमारे में सेंट्रल भी स्ट्रांग में रहता है, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है और एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा सेंट्रल और स्टेट का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट नहीं है, दोनों के लिए क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि हम बात करें कि अगर हम सेंट्रल की बात करें या स्टेट की बात करें तो दोनों के लिए क्या है, हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही सिटीजनशिप है और गवर्नर भी स्टेट सेंट्रल के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अगर हम फिर फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 लेवल पे हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। फिर उसमें हमें क्या है, पावर डिवीजन भी देखने को मिलता है कि सेंट्रल लेवल से लेके किस तरीके से ग्राउंड लेवल तक पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है
जिसमें कि हमने सबसे पहले किसको सुप्रीम मान रखा है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा सुप्रीम मान रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी चीज नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ करके हमारे देश में कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी कल्चर नहीं है। पहले सबसे पहले हमारा संविधान है और संविधान से ही हमारा देश चलेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। और इसी लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले सुप्रीम मान रखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरीके के अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि एक रेगुलेटरी अमेंडमेंट भी के मेथड से भी अमेंडमेंट देखने को मिलता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी अमेंडमेंट टाइप में देखने को मिलता है, और इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो यानी कि हम बात करें कि जो फेडरल है और जो यूनिटरी फीचर्स है वो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इसीलिए केसी के द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक क्वाज़ी फेडरल है जिसमें ये दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें मॉरिस जोन्स के द्वारा, उनसे कहा गया है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो बाय ग्रेनविले के द्वारा भी कहा गया है। अगर हम बात करें ऑस्टिन के द्वारा, तो ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि एक केंद्रीकरण प्रावधान के साथ संघ, और इसी तरह, यानी कि जो ऑस्टिन है उनके द्वारा कहा गया है कि फेडरलिज्म के साथ साथ क्या हमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी देखने को मिलती है, और ये किनके द्वारा कहा गया है, एवोर जेनिंग के द्वारा ये बात कही गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जहां पे क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो सबसे पहले ये लिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें कि क्या है, हमें दो हाउसेस देखने को मिलता है, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, और उसमें हमें एक देखने को मिलता है प्रेसिडेंट। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक पार्लियामेंट बनता है। क्या बनता है, पार्लियामेंट। तो इसी तरीके से हमारा क्या बनता है, एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसमें लोकसभा में जो सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं डायरेक्ट बाय द पीपल, राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें कि क्या है, जो राज्यसभा होता है वो स्टेट के जो स्टेट का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और प्रेसिडेंट क्या होता है, तो प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का, जिसे हम हेड कहते हैं। क्यों, क्योंकि सारा काम जो होता है वो किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। तो हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेस है वो किससे उठाया है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठाया है। लेकिन हम बात करें जब प्रेसिडेंटल सिस्टम की, तो वो हमने कहां से लिया है, तो ये लिया हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया हमने, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएसए का जो हमारा प्रेसिडेंटल सिस्टम है वो हमने जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम है ये हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटिश से लिया है। तो इन दोनों को मिला करके क्या करते हैं, हम अपनी पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो भी किसके द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, जिसे पब्लिक इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो हेड है, हेड को किसके द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुने जाने के कारण इसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं इसे, रिपब्लिक। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम इज आल्सो द, जिसे हम पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर हम इंडिया के सिस्टम की बात करें तो उसे हम कहते हैं कि, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे और हम किस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से हम जानते हैं कैबिनेट सरकारी है, वेस्ट जिसे हम कहते हैं वेस्ट मिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। संविधान, अगर हम अपने संविधान की बात करें ना, उसमें क्या के अगर ना उसमें सिर्फ सेंट्रल बल्कि उसमें क्या राज्य के सभी संसद प्रणाली की भी स्थापना की गई है। जिस तरीके से हमें सेंट्रल लेवल पे दो हाउसेस देखने को मिलती है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से हमें क्या स्टेट में भी देखने को मिलती है, स्टेट में भी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसीलिए हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको और किस नाम से भी हम जानते हैं,
वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो जो कैबिनेट गवर्नमेंट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, तो कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम बात करें तो उसमें जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, यानी कि उसमें कहा गया है कि जो कैबिनेट सरकार है वो क्या रहता है, सरकार के द्वारा क्या रहता है, जिम्मेदार रहता है। तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें, यानी कि हम अपनी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे पहले क्या है इसमें कि एक नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव मेंबर हमें उसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा फीचर्स की बात करें तो कंट्री में गवर्नमेंट वही पार्टी बनाएगी जिसे मेजोरिटी में वोट मिलता है, या मेजोरिटी में क्या हो वो सीट जीत के आता है। जैसे कि 51% या 51% से ज्यादा किसी भी कोई भी अगर पार्टी सीट जीतती है पार्लियामेंट में तो वो क्या बनाएगी, अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलती है वही पार्टी क्या करेगी, कंट्री में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसीलिए दूसरा फीचर्स हमें क्या देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वहां पे मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो क्या करती है, रूल करती है। फिर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, विधायिका के लिए क्या है, कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी। यानी कि हम बात करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, लेजिस्लेटिव की, किसके प्रति, एग्जीक्यूटिव के प्रति। फिर हम बात करते हैं जितने भी जो मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर के, यानी कि जितने भी जो मिनिस्टर होते हैं वो सारे किसके मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स के मेंबर होते हैं। और लीडर कौन होता है, तो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर। यानी कि रूलिंग पार्टी का हेड जो होगा, यानी कि जो पार्टी अपनी गवर्नमेंट चला रही है, रूलिंग पार्टी का हेड सेंट्रल लेवल पे कौन होगा, तो पीएम होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे कौन होगा, तो चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, तो ये अपनी रूलिंग पार्टी के हेड होंगे। अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री के हेड होंगे प्रेसिडेंट, और स्टेट की बात करें तो स्टेट का हेड होगा गवर्नर। जिस तरीके से सेंट्रल पे जो भी काम या डिसीजन लिया जाता है प्रेसिडेंट के नाम से, उसी तरीके से स्टेट पे जो भी काम या जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो किसके नाम पे लिया जाएगा, तो गवर्नर के नाम पे लिया जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रूलिंग पार्टी का हेड सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। अगर हम कंट्री की बात करें तो प्रेसिडेंट, और अगर हम स्टेट की बात करें तो गवर्नर हेड होता है। फिर हम बात करें तो अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात करें तो उसमें जो इसकी जो छठी सबसे बड़ी विशेषता है, यदि रूलिंग पार्टी अपनी लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने में फेल हो जाता है, यानी या अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाता है, तो वहीं पे लोकसभा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। वहीं पे लोकसभा फिर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि हम बात करें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या है, लोकसभा का डिसॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। हम अगर हम अपनी देश के पार्लियामेंट की बात करें तो वो क्या है, नॉट एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, जैसे कि पार्लियामेंट की जैसे हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो चुने जाते हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, नॉमिनेट यानी इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। सॉरी, किसके द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुना गया है, तो पब्लिक के द्वारा चुना गया है। किसके द्वारा, तो इनडायरेक्टली। तो इसीलिए कहते हैं हम अपनी कंट्री को रिपब्लिक, यानी कि यही कारण है कि हम अपनी कंट्री को क्या कहते हैं, एक गणराज्य कहते हैं। लेकिन अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे जो कंट्री का हेड है वो कौन है, एक मोनार्ची देखने को मिलता है, यानी कि राजतंत्र उसमें हमें देखने को मिलता है। जबकि हमारी कंट्री का हेड किसके द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। इसीलिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या है, एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, जैसे कि पार्लियामेंट जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो एक क्या है, एक सॉवरेन बॉडी है। कारण मैंने बता दिया कि हमारी कंट्री का जो हेड है वो क्या है, इलेक्टेड मेंबर होता है। जबकि वहां पे अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहां पे क्या होता है, एक मोनार्ची, यानी कि वहां का जो हेड है वो कौन होता है, तो राजा या किंग होता है। राजा या रानी कह दे तो वो वहां पे
क्या होता है, हेड होता है। जैसे कि वहां पे जो अभी हेड है कंट्री की वो कौन है, एलिजाबेथ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन जिसमें हमने अपने 3 टॉपिक्स डिस्कस किया, जिसमें से था हमारा पहला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कठोर और लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मिश्रण देखने को मिलता है। दूसरा टॉपिक हमने फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से ये दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है। फिर हमने जो अपना तीसरा डिस्कस किया था वो किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल जो हम अपने जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक जो डाउट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, तब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। तो कल जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक वो क्या है, सॉवरेनिटी देखने को मिलता है, और जो जुडिशियल है उसमें सुप्रीमेंसी देखने को मिलता है। फिर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारी जो हमारा जो कोर्ट है यानी कि जो जुडिशरी किस तरीके से इंडिपेंडेंस है और किस तरीके से इंडिपेंडेंस होकर के काम करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार दिए गए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल जो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन क्लास होगा तो उसमें हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।